हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हिंदी कंपोजिट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का फुल पेपर डिस्कस करेंगे विद लेटर एंड स्टोरी एंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। सब कुछ उसमें लेटर, स्टोरी, पत्र लेखन सब कुछ इस पेपर में हम देखेंगे। और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले जब मैंने ये पेपर अपलोड किया था तो पूछा था कि ये पेपर 40 मार्क्स का क्यों है। तो ये पेपर 40 मार्क्स का इसलिए, बाकी सब पेपर्स आपके 80 मार्क्स के हैं। जो जैसे इंग्लिश का पेपर है और मैथ्स का तो 2 पार्ट्स में होता है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, इसलिए वो भी 40 का होता है। तो जो ये हिंदी कंपोजिट का पेपर है, हिंदी कंपोजिट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का, ये 40 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि इसके साथ आपका जो कंपोजिट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज संस्कृत का पेपर आता है 40 मार्क्स उसके लिए जाते हैं। यानी कि 40 मार्क्स आपके हिंदी के, 40 मार्क्स आपके संस्कृत के मिला के आपका पेपर हो गया 80 मार्क्स का। तो इसलिए ये पेपर 40 मार्क्स का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। आपको इस पेपर में आगे आकृतियां मिलेगी, उसी में आपको आंसर लिखना है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। आपको पेन से आंसर करने हैं, पेंसिल से नहीं। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको जो रचना कार्य दिया जाएगा करने के लिए उसमें भी आपको आकृतियां, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको उत्तर लिखना है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है, मतलब साफ सफाई से आप अपना पेपर लिखें। पहला जो सेक्शन है आपका, विभाग इज कॉल्ड सेक्शन, उसमें आपको गद्य के लिए 12 अंक मिलेंगे। तो पहला वाला जो आपका पठित गद्यांश है ये आपकी बुक से आया है, इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए 6 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना। ये देखिए, आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शरीर के अंग। तो गद्यांश में कौन कौन से शरीर के अंगों का नाम लिया गया है उनका बताना है। तो गद्यांश में जो है वो 2 शरीर के अंगों का नाम लिया गया है। पहला है हाथ और दूसरा है सिर। ये देखिए सिर यहाँ पर है और हाथ आपका यहाँ पर लास्ट लाइन में है। ये देखिए। उसके बाद है गद्यांश में आए व्यंजन। तो गद्यांश में पूरी, कचौड़ी और पराठे 2 शब्दों का, यानी कि इस तरीके से आपको जो आंसर लिखना है वो ये जो ऊपर आपको गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर उसमें से ही ढूंढ कर लिखना है। और ये बहुत सरल होता है, आप ध्यान से गद्यांश पढ़ेंगे तो बहुत ईजीली आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है, गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो पहला है होल्ड ऑन, दूसरा है रिएक्शन। निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। रास्ते को, पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे रास्ते को मार्ग भी बोलते हैं और पथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, रेल यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आरक्षण क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कभी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको रिजर्वेशन कराना होता है। आपने हमेशा अपने बड़ों को घर में बोलते हुए सुना होगा कि टिकट बुक करा के ले आइए, रिजर्वेशन करा के ले आइए। तो रिजर्वेशन क्यों कराने जाते हैं हमारे घर के लोग? ताकि यात्रा सुखकर हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो, हम अपनी निश्चित सीट पर बैठ सकते हैं और सफ़र का आनंद ले सकते हैं। हम रात्रि में अपनी सीट पर सो भी सकते हैं और क्या होगा, हमारी यात्रा जो है वो सुखदायी रहेगी। सिर्फ 2 नंबर मिलने वाले हैं आपको इसके लिए, इसलिए 25 से 30 शब्दों में मैक्सिमम लिखें, इतना बड़ा पेज भर के ना लिखें। तो ये हो गया आपका कि यात्रा पर जाने से पहले हमें आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए हम जो है वो आरक्षण कराते हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित पठित गद्यांश में पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये गद्यांश आपको दिया गया है, ये भी आपकी बुक से लिया गया है। एक बार एक बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया, इसी में से ढूंढने हैं इसके आंसर। तो देखिए, बहुरूपीय का साधु रूप ऐसा था, माथे पर त्रिपुंड, सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, कमर में लंगोटी। और ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया, कैसा? सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड और कमर में लंगोटी। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो विलोमार्थक शब्द होते हैं एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड, जैसे कि काला, गोरा, सफ़ेद, लाल। महल का अपोजिट क्या हुआ? जो लोग महल में रहते हैं उसका अपोजिट क्या हुआ? झोंपड़ी। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोंपड़ी। तो महल का अपोजिट क्या है? झोंपड़ी। असफलता का अपोजिट क्या है? सफलता। ये लास्ट लाइन में है। ये आपको पता हो, मान लो कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जो आपको पता है, लेकिन नहीं, जो गद्यांश में उसका अपोजिट लिखा गया है ना, विलोम लिखा गया है, विलोमार्थक, वही शब्द आपको लेना है, अपने मन से नहीं लिखना है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। डेरा मतलब वचन बदलकर लिखिए, मतलब अगर एक वचन है तो आपको बहुवचन बनाना है। जैसे डेरा का हो जाएगा डेरे, लंगोटी एक लंगोटी, और लंगोटियाँ बहुत सारी लंगोटियाँ। आगे चलते हैं। हमें एक एक नंबर के हैं, यानी कि एक सही करने पर आपको हाफ मार्क मिलेगा, दोनों सही किए तो फुल 1 मार्क मिलेगा। हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो इतना इजी है कि आप खुद भी लिख सकते हो। एवरीबडी ऑफ अस नोज, हमें से सभी को पता है कि ईमानदारी व्यक्ति को सदैव अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। ईमानदार व्यक्ति सभी कार्य नैतिक रूप से करता है, लोगों के मन में उसकी अच्छी छवि बनती है। ईमानदार व्यक्ति का साथ सभी लोग देते हैं, वह उसे पसंद भी करते हैं। तो आप जो भी अपने मन से लिखेंगे वो ठीक ही होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 निम्नलिखित, ये 8 मार्क्स का, यानी कि 12 मार्क्स का हम कर चुके हैं, अब आता है ये 8 मार्क्स का। निम्नलिखित पठित पद्यांश, पद्यांश होती है आपकी पोयम, पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पोयम के जो स्टैंजा होते हैं ना, उनको हिंदी में पद्यांश बोलते हैं। तो पोयम है आपकी, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। इस पोयम के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, संजाल पूर्ण कीजिए। तो ये बोल रहा है कि बादलों के बरसने से जो परिवर्तन आए हैं वो बताओ। तो बादलों के बरसने से कौन कौन से परिवर्तन आए हैं, सब कुछ हमने इसी में से लिया है। आपको मैं आंसर दिखा देती हूँ डायरेक्ट। चारों ओर हरियाली छाने से मोर का सदियों का सपना पूर्ण होना। दूसरा, पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम झूम कर गीत गाने लगे हैं। तीसरा है, पवन भी अपनी मस्ती में चारों ओर बहने लगी है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराने लगे। अब ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यानी कि जो इसका अर्थ है वो आपको बहुत इजी भाषा में बताना है। तो पोयम की पंक्तियाँ देखते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो इसका अर्थ देखते हैं, ये मैंने यहीं पर पेपर पर ही लिखा है। वर्षा के आगमन से प्रकृति का प्रत्येक अंग हर्षित एवं प्रफुल्लित हो उठा है। बाग बगीचे ताल तलैया आदि सब मुस्कुरा रहे हैं। पेड़ भी बरसात में अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। पवन भी आनंद विभोर हो गया है। उसने अपनी ठंडी हवा की झोली प्रसन्न होकर खोल दी है, जिससे वातावरण खुशनुमा हो गया है। सौंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इसमें जो इत्र है उसमें बारिश का जिक्र है, अर्थात वर्षा में सर्वत्र खुशबू छा गई है। ध्यान रखिए, पुराने साल का जो पेपर होता है ना, उसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 3rd लैंग्वेज का, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन मीना वाला एटसेट्रा, वो सेम रिपीट हुए हैं। तो पुराने साल के पेपर इसीलिए अपलोड किए जाते हैं ताकि उसमें से आपको एक तो पेपर पैटर्न पता चल जाए और जो रिपीटेड क्वेश्चन हो उसके फुल मार्क्स आपको मिले। वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दूसरे की तरफ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये आपका 4 मार्क्स का है। धूरी भरे अति सोहत शामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आकृति में लिखिए। पद्यांश में प्रयुक्त पंछियों के नाम। तो इस पद्यांश में 2 पंछियों का नाम लिया गया है। पहला है कौआ और दूसरा है मोर। मोर ये रहा देखिए, और कौआ भी इसी में है। उसके बाद ये देखिए काग, काग लिखा है ना, काग को ही कौआ बोलते हैं, तो आप काग भी लिख सकते हैं और सीधे कौआ भी। कृष्ण ने पहने हैं, पूछ रहे हैं कि कृष्ण ने अपने पैर में क्या पहने हैं। ये देखिए पग पैंजनी, यानी कि पग में क्या पहनी है, पायल पहनी है। पग में पैजन, सुंदर कसी हुई पाग, और पाग होती है पगड़ी, यानी कि कृष्ण ने सुंदर कसी हुई पगड़ी पहनी है। ये देखिए पाग, पाग और पैजन दोनों वर्ड आपको इसी में से मिल गए। यू हैव नॉट टू राइट एनीथिंग फ्रॉम योर ओन मन, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट है आपका पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहले 2 पंक्तियां देख लेते हैं। पहली 2 पंक्तियां हैं ये। धूरी भरे अति सोहत शामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बजती बाजती पीरी कछोटी। तो ये देखिए कवि रसखान जी ने ये कविता लिखी है। कवि रसखान ने इन पंक्तियों के माध्यम से बाल कृष्ण का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। बाल कृष्ण धूल से सने हुए
अत्यंत मोहक लग रहे हैं। उनके सिर पर चोटी शोभायमान हो रही है। उन्होंने कमर में पीली धोती पहनी है तथा पैरों में पैजनियाँ बज रही है। वे पूरे आंगन में खाते खेलते घूम रहे हैं। तो आपका दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। ये आपका सेक्शन 3 है और ये भी 8 मार्क्स के लिए है। अभी तक आपका 12 नंबर का पहला वाला सेक्शन, 8 नंबर का दूसरा सेक्शन और 8 नंबर का ही तीसरा वाला सेक्शन है। तो आपके 28 मार्क्स अभी तक यहाँ तक कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। तो आपको 3-4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से जो सही शब्द है जिसकी मात्राएं वगैरह सही हैं वो आपको पहचानना है। तो इसमें ये सुरक्षित वर्ड सही है, सुरक्षित। लेफ्ट की मात्रा आएगी या राइट की आएगी, आपको सब ध्यान देना है। इसमें ये मंत्र मुग्ध यानी कि 2nd नंबर का वर्ड करेक्ट है, मंत्र मुग्ध। उसके बाद है निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अथवा तब लगाते हैं जब हमें 2 चीज़ों के बारे में से चुनना होता है, जैसे कि काली ड्रेस चुन लो अथवा लाल ड्रेस चुन लो। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया वो देखिए, उस दिन रामायण सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। वैसे ही आप कर सकते हैं कि ये वाला आप लाल ड्रेस चुन लो अथवा आप काली ड्रेस चुन लो। आह क्या सुहाना दिन है, कितना सुंदर दिन है, एक्सक्लामेटरी है ये। नेक्स्ट देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद, जो 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना होता है ना, उसको संधि शब्द कहते हैं। इसको संधि विच्छेद करेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो बनेगा हिम प्लस आलय। और संधि भेद है इसमें दीर्घ स्वर संधि। अथवा, देखिए यहाँ पर भी अथवा का यूज हुआ है, यानी कि ये वाला कीजिए अथवा ये वाला, जो वर्ड आपने अभी ऊपर देखा है ना अथवा, ये देखिए ऑप्शन के लिए दिया गया, ये वाला कीजिए अथवा ये वाला कीजिए। आशीर्वाद, ये संधि विच्छेद दिया गया, इसको एक करके लिखना है तो आशीर्वाद बनेगा, प्लस इसमें है विसर्ग संधि। नेक्स्ट, सब 1-1 नंबर के हैं ये। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अंक में भरना और पिंड छुड़ाना, ये है भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे गले लगाया। आपको गले लगाया को चेंज करके अंक में भरना है लिखना है, क्योंकि अंक में भरना का मतलब होता है गले लगाया। भवन की तत्काल स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी अथवा लिखा है, आप अपने पेपर में देख रहे हैं अथवा शब्द का कितना यूज है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। मौत के मुंह में चले जाना, मौत के मुंह में चले जाने का मतलब है जान खतरे या जोखिम में डालना। वह मौत के मुंह में जाते जाते बचा। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। कहाँ तक चल रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, मतलब जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है वो वर्तमान काल है। लास्ट आते हैं, नहीं उससे पहले, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मतलब काल मीन्स टेंस, आपको टेंस परिवर्तन करना है। जैसे 3 टेंस होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें आपको क्या चेंज करना है, काल चेंज करना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की तरह। वे पास के कमरे में बैठे हैं, इसको आपको भविष्य काल बनाना है सामान्य। वे पास के कमरे में बैठेंगे। मुझे अभिवादन का ध्यान आया, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था, इसको आपको पूर्ण भूतकाल में बनाना है, यानी कि फुल पास्ट में, जिसमें काम पूरा हो चुका होता है। मुझे अभिवादन का ध्यान आया था, आगे आपको था लगाना है। और ये 6th, वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वह आदमी पागल नहीं हो सकता, ये सरल वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, तो आपको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, और लास्ट में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसमें हमेशा एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपको शुरू में क्या लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, क्वेश्चन मार्क के भी मार्क्स मिलेंगे, इसलिए लगाना भूलना नहीं है। विभाग 4, रचना विभाग, ये आपका 12 नंबर का है। तो देखिए 28 मार्क्स अभी तक हो चुके थे, उसमें 12 ऐड करेंगे तो कितने हो गए आपके 40 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर हमारा कंप्लीट है। सूचनाओं के अनुसार लिखिए। पत्र लेखन करना है आपको, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको पत्र लेखन के। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। कोपरी रहीवासी संघ A111 कोपरी, विलास भवन ठाणे पश्चिम से, यहाँ से आपको पत्र लिखना है। मतलब यहाँ के व्यक्ति लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, टू मतलब किसको, मंडल आयुक्त जोन 3 महानगर पालिका कोपरी ठाणे पश्चिम को
तो ध्यान देना है पढ़ते समय कि किसको किसे पत्र लिखना है। क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में शिकायत पत्र, क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में शिकायत पत्र। तो ये आपका कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। और दूसरा है आपका अथवा करके जो दिया गया है, हर उसमें 2 लेटर आते हैं, यानी कि फॉर्मल लिख दो आप या इनफॉर्मल लिख दो। औरंगाबाद में रहने वाला या वाली सोहम शर्मा या सीमा शर्मा अपना अपने मित्र सहेली मोहिनी पांडे को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है या लिखती है। एक लेटर लिखने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए लेटर देख लेते हैं। मैंने दोनों लेटर लिखे हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। देखिए पहले फॉर्मल देख रहे हैं। मैंने आपको बताया है ना, जब भी आप ऐसा लेटर लिखेंगे तो उसमें है ना किसी भी विभाग को, किसी भी सरकारी अधिकारी को, किसी भी न्यूज़पेपर को, तो आपको दोनों एड्रेस लिखने हैं। तो पहले हमने जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस आएगा। कोपरी रहीवासी संघ A111 कोपरी विलास भवन थाने पश्चिम, दिनांक 21 मार्च 2022। प्रति हम किसको लिख रहे हैं? मंडल आयुक्त जोन 3 महानगरपालिका कोपरी थाने पश्चिम। और उसके बाद आएगा विषय। ये भी अपने मन से नहीं लिखना है। देखिए आपको अभी मैंने दिखाया था ना, लेटर में शब्द दिया गया है क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में शिकायत पत्र, कंप्लेंट लेटर है ये। तो विषय लिखना है। उसके बाद आपको जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधित करेंगे महोदय। मैं कोपरी रहीवासी संघ का सदस्य व यहाँ का अध्यक्ष होने के नाते आपका ध्यान क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आप ध्यान से देखिए, ये लेटर मैंने जो है वो रजिस्टर के पन्ने पे नहीं लिख के एक सादे A4 साइज़ के प्लेन पेपर पे लिखा है। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको है ना ये पता चल जाए कितना मैटर, आपको बॉडी कितनी लेनी है। जब भी हम किसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं तो ऐसे प्लेन A4 साइज़ के पेपर पे लिखते हैं, तो उसका इतना पोर्शन आपका एड्रेस में कवर हो जाता है, सब्जेक्ट में कवर हो जाता है। उसके बाद इतनी आपकी बॉडी हो गई, लास्ट में जो थोड़ी सी जगह बचती है उसमें आपको थैंक यू और ये सब भी लिखना होता है। तो इतना आप लेटर की बॉडी लिखेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। ध्यान क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में नगर निगम का कोई भी कर्मचारी 15 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। इस कारण हमारे क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी और प्रदूषण हो रहा है। वातावरण अत्यंत दूषित और दुर्गंधपूर्ण हो गया है। मच्छरों का प्रकोप भी अत्यधिक बढ़ गया है। लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, परंतु हमारे यहाँ इसका विपरीत हो रहा है। यह बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां लोगों को चपेट में ले सकती हैं। आपकी ओर से उचित कार्यवाही के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। धन्यवाद, अध्यक्ष कोपरी रहीवासी संघ। ये बहुत ही आसान है, आप बहुत इजीली अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको। किसी को भी पता है अगर गंदगी फैली है किसी भी एरिया में तो वहाँ पर क्या होता है, बीमारियाँ फैलती है, प्रदूषण फैलता है, दुर्गंध आती है, कोई उस एरिया से निकलना नहीं चाहता। तो आप अपने मन से बना के लिखेंगे तो भी आपका लेटर अच्छा होगा। बस आपको ये एड्रेस और इसका जो मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग है वो अच्छे से करनी है। दूसरा लेटर देखते हैं। दूसरा लेटर भी इसी का है, ये इनफॉर्मल वाला है। इसमें क्या है, वो अपनी फ्रेंड को लिखना है ना व्यायाम का महत्व समझाते हुए, वो वाला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद मेरी प्रिय सहेली मोहिनी से स्नेही नमस्कार। मुझे पिछले दिनों पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता हुई। प्रिय सखी, स्वास्थ्य संसार की सबसे बड़ी नेमत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। पढ़ाई लिखाई और अन्य आवश्यक कार्य करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे अत्यधिक जरूरी व्यायाम है। ये लेटर आया है इस बार। अगर इस बार आपको व्यायाम के ऊपर निबंध लिखना आ जाए, सपोज चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, जैसे इस बार लेटर दिया और इस बार आपको 2023 में सपोज दे देते हैं कि व्यायाम के ऊपर निबंध लिखिए, तो इसी तरीके से आपको निबंध भी बना के लिखना है। इसके लिए सबसे अत्यधिक ज़रूरी है व्यायाम। व्यायाम हमारे शरीर के लिए औषधि है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। नित्य प्रति व्यायाम व संतुलित आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें जीवन में बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ता है। इस प्रकार व्यायाम के इतने लाभ हैं कि उन्हें एक पत्र में लिख पाना संभव नहीं है। आशा है तुम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करोगी और व्यायाम करोगी। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सहेली सीमा शर्मा, औरंगाबाद। ये देखिए, तुम्हारी सहेली, लास्ट में एंडिंग करेंगे लेटर की, सीमा शर्मा, औरंगाबाद। आप ध्यान रखिए दोनों में से एक ही लेटर आपको एग्जाम में लिखना है। आगे चलते हैं। 4 मार्क्स का था ये। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा
वो भी 4 मार्क्स का है। इसमें आपको कहानी लिखनी है, तो एक कहानी आपको दी जाएगी, उसको बीच बीच में बड़ा करके आपको अपने शब्दों में लिखना है। 60 से 70 शब्दों में, बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है, समझ लीजिए 60 टू 70 वर्ड्स का। जैसे यहाँ कहानी दी गई है, एक मजदूर दिन भर श्रम करना, ऐसे ही आपको बनाना है। आप लिख सकते हैं कि एक मजदूर कोपरी गांव में रहता था, या एक मजदूर शिरडी गांव में रहता था, वह दिन भर परिश्रम करता था, वह रोज बनिए की दुकान से चावल खरीदने जाता था, एक दिन बनिया उसे बचत करने की सलाह देता है, मजदूर उसकी बात की उपेक्षा करता है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। कहानी कोई भी चेंज करके हर साल आती है, आप कहानी को बना बना के लिख देना। 4 नंबर की है, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, आपको बहुत थोड़े से ही शब्द अपने पास से जोड़ने हैं। अथवा, या अगर वो नहीं कर सकते तो आपको ये करना है। ये क्या है? प्रश्न निर्मिति, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्य दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं। तो बहुत ईजी है। देखिए, विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेश में भी जमा लिया था। तो आपको हर एक पैराग्राफ पढ़ते जाना है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन लिखने। तो ये 4 नंबर का है, यानी कि मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपको बनाने ही है। आप एक आध एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ लेना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने कौन से क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दूसरा प्रश्न बनाएं, रमन का साथी छात्र किस संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था? तीसरा है, रमन ने किसके निबंध पढ़े? प्रश्न 4 है, रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की? प्रश्न 5 है, रमन के लेख को भी श्री जोन्स जल्दी क्यों नहीं लौटा सके? तो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसके अलावा भी आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स का है तो 4 और 5 क्वेश्चंस जो है वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निबंध लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी कि ऐसे छोटा सा, जितना बड़ा ये पैराग्राफ है ना, बस इतना बड़ा ही आपको निबंध लिखना है, क्योंकि सिर्फ 4 मार्क्स का है और साफ साफ लिखा गया है कि 60 से 70 शब्दों में। कई बच्चे क्या करते हैं, निबंध के नाम पे उनको लगता है अरे वाह निबंध लिखना है, निबंध तो 4 नंबर का है, और लिख देते हैं 40 नंबर के जितना, मतलब पूरे 2-3 पन्ने भर देते हैं। वैसा नहीं करना है, वैसे पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, उतना कोई नहीं पढ़ता है। 60 to 70 वर्ड्स लिखा है तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ ही पढ़ना है, एक लिखना है। देखते हैं निबंध, देखते हैं। पहले निबंध देखते हैं, मेरा प्रिय नेता के ऊपर। 2 निबंध है, पहला है मेरा प्रिय नेता और दूसरा है मोबाइल की उपयोगिता। दोनों देख लेते हैं कैसे लिखने हैं। मेरा प्रिय नेता। मेरा प्रिय नेता क्रांतिकारी सेनानी सुभाष चंद्र बोस हैं। जरूरी नहीं है आप यही लिखें, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। आप महात्मा गांधी के ऊपर लिख सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जो भी नेता आपको पसंद हो उसके ऊपर लिख सकते हैं। मेरा प्रिय नेताजी एक महान भारतीय राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के व्यक्ति थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी दास बोस था। उस समय के ये जाने माने वकील थे। थोड़ा सा तो आप उनके बारे में लिख दो, उनका परिचय दे दो, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, उनकी डेथ कब हुई थी वो लिख दो, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे वो लिख दो। तो मिला जुला कर निबंध हो जाता है। नेताजी ने राजनीति में दस्तक। मेरा प्रिय नेता के ऊपर जरूर पढ़ के जाना, ये कई बार रिपीट होके आता है तो आप इजीली लिख पाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से देख के जाना। नेताजी ने किसी भी एक नेता के ऊपर आप ध्यान से पढ़ लेना, उसकी डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना, उसका किस तरीके से उसकी डेथ हुई थी और किस महीने में और साल में उसकी डेथ हुई थी वो जरूर याद कर लेना, डेट याद कर लेना। बाकी उनके कार्यों के बारे में पढ़ के आप बना बना के लिख देना। नेताजी ने राजनीति में दस्तक असहयोग आंदोलन से दी थी। उन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व 1930 में किया था। नेताजी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। ब्रिटिश नेताजी से काफ़ी परेशान थे और उनके मन में नेताजी के प्रति खौफ था। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को घर पर नज़रबंद करके रखा था। नेताजी सन 1943 में जापान भी गए थे। इसके पीछे की वजह यह थी कि जापानियों ने भारत को आज़ाद करवाने में उनके दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। जापान में रहकर मेरे प्रिय नेता
सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन करने का कार्य आरंभ कर दिया था। नेताजी गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से सहमत थे। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का निधन हो गया विमान दुर्घटना में। ऐसे महान नेता को खोने से भारतवर्ष के लोगों को अत्यधिक धक्का लगा। बस इतना ही निबंध है, यहाँ निबंध एंड हो गया है। तो ये देखिए, मैंने एक पूरा पेज भी नहीं लिखा है, जबकि ये ज़्यादा है, आपको 60-70 वर्ड्स में लिखना है। मैंने तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिख के आपको दिखाया है। दूसरा निबंध देखते हैं। दूसरा है मोबाइल की उपयोगिता। मोबाइल पर लिखना बहुत आसान है, कोई भी बच्चा लिख सकता है। मोबाइल फ़ोन आज के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दिन की शुरुआत भी मोबाइल फ़ोन से होती है और अंत भी। बड़े तो बड़े, बच्चे भी मोबाइल फ़ोन के आदी हो गए हैं। आजकल माता पिता भी बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो उन्हें परेशान न करें। मोबाइल की सहायता से हम दुनिया भर में कहीं भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। चित्र, पाठ और ऑडियो वीडियो मोबाइल पर संग्रहित किए जा सकते हैं, मतलब सेव करके रखे जा सकते हैं। स्मार्टफोन में मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य को तुरंत धन हस्तांतरित किया जा सकता है। और आप पेटीएम, गूगल पे, पे, रुपे ये सब करते हैं ना, उसकी वजह से आप तुरंत मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेफ्ट की सुविधा मिल गई है आपको। मोबाइल फ़ोन बहुत पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब देखो, हम पॉकेट में डाल के, पर्स में डाल के कहीं भी मोबाइल ले जाते हैं। और मोबाइल, अभी हम लैपटॉप भी ले जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को उठा के हम हर जगह नहीं ले जा सकते, टीवी को उठा के हर जगह नहीं ले जा सकते। तो मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो पोर्टेबल है। और मोबाइल फ़ोन आकार और वजन में भी छोटे होते हैं। एक स्मार्टफोन कैमरे के साथ करियर तक शुरू किया जा सकता है। 4G और आने वाले 5G के साथ दुनिया और अधिक जुड़ गई है, रोजगार बढ़ गया है। मोबाइल फ़ोन तकनीकी नवाचार है जो हमारे जीवन को बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। ये आपका ऐसे यहाँ पे एंड हो गया है। तो आपको दोनों निबंध मैंने दिखा दिए, मोबाइल की उपयोगिता भी और मेरा प्रिय नेता भी। इसके साथ ही जो है आपका हिंदी का पेपर जो है वो फिनिश हो गया है। अब इसके साथ जो हिंदी का पेपर आपका एंड हो गया है, इसके साथ ही आपका 40 नंबर का किसका पेपर आता है? कंपोजिट संस्कृत का। तो संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशंस तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सैंपल देखने के लिए मैं आपके लिए संस्कृत का पेपर जरूर चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो एक बार आप उसे भी ध्यान से देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। प्लस 2022 के, 2020 के, 21 के सभी पेपर्स के सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और अभी होने वाले 2023 के भी टोटल पेपर्स के 10th और कॉमर्स स्ट्रीम के 12th के सबके सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।